हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जैन कॉमर्स अकेडमी में। जैसा कि आपको पता है कि सीबीएसई के बोर्ड एग्ज़ाम अब 9 जून को होने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि आपके लिए एक बढ़िया सा कंटेंट बड़ा इन 12 डेज़ के अंदर ले आएँ, जिससे हम अपने पूरे सिलेबस को अच्छे से रिवाइज़ कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट की क्या क्या नेचर एंड सिग्निफिकेंस है, इसको अच्छे से कवर करने वाले हम। तो सबसे पहले हम बता देते हैं आपको कि इस इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है। इस पूरे इंट्रोडक्शन में आपके लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है, मैनेजमेंट होता क्या है, किस लिए ज़रूरी है। तो देखो, बेसिकली मैनेजमेंट है क्या, किसी भी एक्टिविटी को मैनेज करना, दैट इज़ मैनेजमेंट। उसको करने के लिए हमें बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं, और हम सारा मैनेजमेंट किसी गोल को अचीव करने के लिए करते हैं, ताकि हमारा गोल अच्छे से अचीव हो जाए। जैसे मान लो कि 10 दिन बाद किसी के घर पे शादी है, तो वो शादी के रिगार्डिंग जो भी एक्टिविटीज़ है उन सबको मैनेज करना, दैट इज़ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट चाहे छोटी से छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो कैसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसको मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा। हाँ, मैनेजमेंट ना करे तो क्या होगा। हाँ, अगर आप मैनेजमेंट नहीं करते तो आपका सारा काम अनसिस्टमेटिकली होगा, आप वर्क को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। सो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आएगी। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं अब मैनेजमेंट की डेफिनेशन से। तो मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द एम्स ऑफ अचीविंग गोल्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। मैनेजमेंट एक वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपने गोल्स को इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली वर्क करते हैं और उसको अच्छे से अचीव करते हैं। मतलब किसी भी वर्क को परफॉर्म करना और उसके गोल्स को इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव करना, दैट इज़ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे। कौन कौन सी? नंबर 1 हम पढ़ेंगे प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब क्या है कि सीक्वेंस ऑफ स्टेप को हम क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। कोई भी वर्क अगर सीक्वेंस में हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोसेस। और मैनेजमेंट के आपको फंक्शन पता होंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये सारे मैनेजमेंट के क्या है, फंक्शंस हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इफ़ेक्टिवनेस की, तो इफ़ेक्टिवनेस क्या होता है। तो इफ़ेक्टिवनेस किसी भी वर्क को कंप्लीट करना विद इन टाइम लिमिट, उसको हम बोलते हैं इफ़ेक्टिवनेस। इफ़ेक्टिवनेस का मतलब होता है राइट द टास्क विद इन राइट टाइम पे राइट टास्क को कंप्लीट करना, उसको हम बोलते हैं इफ़ेक्टिवनेस। मतलब इफ़ेक्टिवनेस का मतलब ये होता है आपको वर्क पूरा करना है, कंप्लीट द टास्क, वेदर द कॉस्ट इज़ हाई और लो, नो मैटर। इसको कॉस्ट से कोई मतलब नहीं है, इसको मतलब होता है वर्क के कंप्लीटनेस से, कि वर्क कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। दैट मस्ट वर्क मस्ट बी कंप्लीट वेदर द कॉस्ट इज़ हाई और लो, नो मैटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इफ़ेक्टिवनेस की, सॉरी एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी का मतलब होता है वर्क को परफॉर्म करना कॉस्ट बेनिफिट के साथ, मतलब कम से कम कॉस्ट के साथ और बेटर यूटिलाइजेशन करना है। इसमें मतलब नहीं है कि वर्क कंप्लीट हो या नहीं हो, बट ये ध्यान रखना कि मनी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है इसके अंदर। लो, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के बीच में डिफरेंस। तो दोनों के बीच में डिफरेंस सिंपल सा ही है कि इफेक्टिवनेस के अंदर हम क्या करते हैं, वर्क को कंप्लीट करते हैं, नो मैटर वट एवर द कॉस्ट, इट रेफर टू द कंप्लीटिंग द टास्क। इसके अंदर हम क्या करते हैं, मिनिमम कॉस्ट में वर्क को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। मतलब इसका जो फोकस होता है वो रिजल्ट पे होता है कि वर्क कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, और इसका फोकस होता है कॉस्ट पे, और ये रिजल्ट पे फोकस और ये बेनिफिट पे है। तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो दोनों के अंदर क्या रिलेशन है, तो रिलेशन ये है कि ये एक ही सिक्के की दो साइड हो सकती है। क्वेश्चन भी आया था सीबीएसई के एग्ज़ाम्स के अंदर कि एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस आर द बोथ टू साइड ऑफ ए सेम कोइन। अगर एक नहीं हो तो फिर दूसरे का यूज़ भी नहीं होगा। बिल्कुल सही है, एक वर्क कंप्लीट करवाता है तो दूसरा कॉस्ट को बेनिफिट देता है, तो दोनों एक तराजू की तरह हैं, दोनों को इक्वल रखना पड़ेगा। इसकी डेफिनेशंस आप बहुत सारी मैनेजमेंट की डेफिनेशन अच्छे से लर्न कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से आपको एक तो एफ डब्ल्यू टेलर वाली करनी चाहिए, और अगर आप दूसरी करना चाहते हो तो आप ये कर लो जेम्स की। हाँ, ये बहुत बढ़िया है, ठीक है, अच्छे से कर लो। टेलर के अंदर तो सारे सारे फंक्शंस दे रखे हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, और ये एक एक्टिविटीज़ है जो सारों को मैनेज करती है।
और जो जेम्स ने क्या बोला था, इसने कहा कि एक आर्ट है जिसका मतलब क्या है, आप जो चाहते हो वो कर सकते हो और कम से कम कॉस्ट में और बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स की। तो करेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है, तो सबसे पहले हम करेक्टरिस्टिक्स बात करते हैं। मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। तो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस कैसे है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस कैसे है, तो हम बताते हैं आपको कि गोल ओरिएंटेड का मतलब जो गोल वो सोचता है वो गोल अचीव करता है, तब तक वो वर्क करता रहता है जब तक कि वो गोल अचीव ना हो जाए। ये मैनेजमेंट के फंक्शन है, ये एम है और ये गोल है। तब तक ये गोल अचीव करेगा तब तक कि वो गोल पूरा ना हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, मैनेजमेंट इज़ परवेसिव। परवेसिव का मतलब यूनिवर्सल। अब इसको यूनिवर्सल भी दे सकते हो एग्जामिनेशन के अंदर। कभी परवेसिव वर्ड आए तो घबराना नहीं है, यूनिवर्सल को ही परवेसिव कहते हैं। और परवेसिव का मतलब वो हर एक जगह एप्लीकेबल होता है, चाहे वो नॉन प्रॉफिट होना चाहिए चाहे वो प्रॉफिट होना चाहिए, चाहे बिजनेस हो चाहे नॉन बिजनेस हो, चाहे हॉस्पिटल है, स्कूल है, क्लब है, हाउस है, सब में ये एप्लीकेबल होता है। यूएसए और यूके और इंडिया, कहाँ भी हो, नो मैटर, वट एवर द सिचुएशन, वट एवर द प्लेस। फिर हम बात करते हैं मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है, मतलब एक से ज़्यादा डायमेंशंस हैं, इसलिए मैनेजमेंट को मल्टी डायमेंशनल कहते हैं। वर्क, पीपल और ऑपरेशन तीनों का मैनेजमेंट होता है, इसलिए मैनेजमेंट क्या है, मल्टी डायमेंशनल। अब देखो वर्क का मैनेजमेंट कैसे होता है, तो वर्क का मैनेजमेंट ऐसे होता है कि हर एक चीज़ को हम अच्छे से मैनेज करते हैं। जैसे एग्जांपल हम बात करें कि स्कूल्स के अंदर एजुकेशन का मैनेजमेंट होता है, हॉस्पिटल में पेशेंट्स का, एंड इंडस्ट्री में प्रोडक्ट का, दैट इज़ मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब क्या है कि पीपल को मैनेज करना, जो भी स्टूडेंट्स हैं स्कूल्स के अंदर उनको मैनेज करना, एम्प्लॉयज़ के स्टाफ को मैनेज करना, दैट इज़ मैनेजमेंट ऑफ पीपल। एंड मैनेजमेंट ऑपरेशन का मतलब जो भी एक्टिविटीज़ है, जो भी परचेज सेल साइकिल्स हैं उनको मैनेज करना, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। और मैनेजमेंट को मल्टी डायमेंशनल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर तीनों का ऑपरेशन होता है। तीनों का मतलब मैनेजमेंट ऑफ पी वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये फंक्शंस हैं जो आपके क्या होते हैं, वर्क परफॉर्म होते हैं। ये जैसे मैनेजमेंट के अंदर मैनेजमेंट ऑफ वर्क के अंदर ये तीन फंक्शन परफॉर्म होते हैं, पीपल के अंदर ये दो और ऑपरेशन के अंदर तीन। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। वो कैसे है, देखो कंटिन्यूस प्रोसेस का मतलब ये चलता ही रहता है, कभी भी रुकता नहीं है, एक ट्रेन की तरह कंसिस्टेंसली चलता रहता है, मतलब रुकता नहीं है जब तक कि वो गोल्स या वो टारगेट अचीव नहीं हो जाता, ये चलता ही रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी के, ग्रुप ऑफ पीपल क्या करता है, किसी इंडिविजुअल टास्क को क्या करता है या किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर रहा है। तो ये देख लो, एक कंपनी के डिफरेंट डिफरेंट मैनेजर हैं, एक टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये कंपनी के कहीं ना कहीं एक ग्रुप एक्टिविटी का एक पार्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायनेमिक प्रोसेस कैसे है। देखो डायनेमिक का मतलब होता है, देखो डायनेमिक का मतलब होता है कि चेंज टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। और आपको मैं एक अगर अच्छे डायग्राम से बताऊं, तो देखो ये है मैनेजमेंट, ठीक है, और ये है हमारा बिजनेस, ठीक है, और ये है एनवायरनमेंट, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जो एनवायरनमेंट है वो बिज़नेस के साथ में टच में रहता है, और वो अपने चेंजेस कहाँ डालता है, बिज़नेस पे डालता है, मतलब बिज़नेस को इफ़ेक्ट करता है। लेकिन मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट क्या करता है, बिज़नेस के जो चेंजेस हैं उसको अपने अकॉर्डिंग क्या कर लेता है, सेट कर लेता है। इसीलिए जो मैनेजमेंट है वो डायनेमिक है, मतलब वो चेंज नहीं हुआ, उसने जो चेंजेस थे वो अपने अकॉर्डिंग सेट कर लिए। इसलिए मैनेजमेंट क्या करता है, उसी चेंजेस को अप्लाई करता है जैसा बिज़नेस के अंदर है। जैसे मान लो जीएसटी की रेट चेंज हो गई, और कॉटन, ये कॉटन का बिज़नेस है और कॉटन का मैनेजमेंट हो रहा है। पहले कोई टैक्स नहीं लगता था, जैसे जीएसटी की टैक्स एप्लीकेबल होगी वैसे ही मैनेजमेंट क्या करेगा, उस बिज़नेस पर टैक्स की रेट एप्लीकेबल कर देगा। ठीक है, तो मैनेजमेंट भी डायनेमिक है। एनवायरनमेंट तो शुरू से ही था, मैनेजमेंट बाद में हो गया। चलो भाई, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटेंजिबल की। तो इंटेंजिबल का मतलब होता है विच वी कैन नॉट फिजिकली सीन एंड टच, जिसको हम ओनली फील कर सकते हैं, वो इंटेंजिबल होता है। ठीक है, जैसे पावर होती है, इसलिए मैनेजमेंट को हम टच नहीं कर सकते। ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो देखो स्टूडेंट्स,
ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आपके आते हैं 3, ओनेशन, सोशल एंड पर्सनल। ओनेशन ऑब्जेक्टिव, ओनेशन के ऑब्जेक्टिव होते हैं, मेन ऑब्जेक्टिव उनका होता है प्रॉफिट अर्न करना और उनको अचीव करना। सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या होता है, समाज सेवा करना। और पर्सनल का मतलब क्या होता है कि खुद के बेनिफिट के लिए, जैसे एम्प्लॉयज़ को और जो भी हमारे वर्कर्स वर्क कर रहे हैं उनके लिए सोचना। तो तीनों ऑब्जेक्टिव्स को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। ओनेशन ऑब्जेक्टिव्स का मेन एम होता है कि ओनेशन की ग्रोथ, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके अंदर 3 एस्पेक्ट आते हैं आपके। सर्वाइवल कॉस्ट को कवर करना, प्रॉफिट मतलब कॉस्ट से ऊपर, और ग्रोथ का मतलब अपने ब्रांचेस वगैरह खोलना। सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आता है, देखो एक बिज़नेस सोसाइटी का पार्ट है और वो सोसाइटी के लिए ही क्या करता है, वर्क करता है। तो जो भी कुछ अर्न करता है वो सोसाइटी से ही करता है और जो कुछ प्रोवाइड करता है वो भी सोसाइटी को करता है। तो बिज़नेस का कहीं ना कहीं ये मोटिव बनता है कि वो सोसाइटी के लिए कुछ करे। तो आगे चलते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट हम हमारे थर्ड ऑब्जेक्टिव्स पे, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ये होता है किसी इंडिविजुअल का ऑब्जेक्टिव होता है, इसीलिए उसको पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर क्या करते हैं, एक एम्प्लॉय की खुद की जो नीड्स होती है उनको सेटिस्फाइड करने के लिए क्या करता है, ये ऑब्जेक्टिव वर्क करता है। जैसे एक एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम बढ़िया सैलरी देना, ठीक है, और उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट को फोकस करना, टाइम टू टाइम उनको ट्रेनिंग देना, प्रमोट करना, और उनके साथ अच्छे से अच्छे रिलेशन बनाना, सोसाइटी के साथ भी अच्छे रिलेशन बनाना, हेल्थी एनवायरनमेंट, हेल्थी वर्क कंडीशंस रखना, ये सारे क्या हैं, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स हैं। और जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं वो हमारे सबसे अच्छे रिसोर्सेज होते हैं। आपको पता होगा 2 रिसोर्सेज होते हैं, फिजिकल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की, तो देखो 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, ओनेशन, सोशल एंड पर्सनल। इसमें आता है सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। इसमें आता है अच्छी से अच्छी क्वालिटी देना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, ठीक है, उनके जो भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो प्रोवाइड करना, ठीक है, रीजनेबल प्राइस गुड्स प्रोवाइड करना, इकोनॉमिक ग्रोथ करना, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आते हैं सैलरी देना, वर्किंग कंडीशन अच्छी हो, अच्छे रिलेशंस हो, ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, एंड आपके सोशल रिकॉग्नाइजेशन, ये सारे, ठीक है, आप कोई भी अच्छे से लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की। तो इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की अगर बात करें तो मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बिज़नेस के अंदर, किसी भी नॉन बिज़नेस के अंदर, कहीं पर भी अगर हम बात करें, मैनेजमेंट रियली में बहुत इफ़ेक्टिव है। क्योंकि मैनेजमेंट के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, हम अपने गोल्स को, स्पेसिफिक टास्क को अचीव कर सकते हैं। विदाउट सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल्स बाय चांस। वो बाय चांस गोल्स को अचीव नहीं करती, वो क्या करती है, मैनेजमेंट करती है, उसी के थ्रू करते हैं। आप कहते हैं कि सक्सेस बाय चांस मिलती है, तो नहीं, वो एक अच्छे मैनेजमेंट से ही मिलती है। मैनेजमेंट बिजनेस को लाइफ देता है, विदाउट इट रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन रिमेन बिकम अनप्रोडक्शन। उनका सही ढंग से यूज ही नहीं हो पाएगा। हमारे पास कितनी मशीनें हो, कितने वर्कर हो, अगर हम मैनेज नहीं कर पाएंगे तो हम कहे के अच्छे मैनेजमेंट होंगे। तो मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, ग्रुप गोल को अचीव करता है, जो ग्रुप का गोल है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स है, उनको अचीव करता है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट इम्प्रूव एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने का मतलब कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट और कम से कम क्वालिटी के साथ अच्छे से बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपको हाँ, मैनेजमेंट क्रिएट्स ए डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने में क्या करती है, हेल्प करती है, मतलब अच्छे से अच्छा डायनेमिक एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, ताकि हम क्या करें, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो चेंजेस हैं उनको ईजिली एम्प्लॉयज़ को हैंडल करवा सकें। जैसे कोई पुरानी मशीन्स थी, उसकी जगह नई मशीन आ गई, तो एम्प्लॉय नई मशीन्स पे भी वर्क कर सके। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। आपको सीबीएसई के अंदर आपको ये पूछेंगे कि विच इम्पोर्टेंस और विच करेक्टरिस्टिक इज़ यूज़ हेयर। तो आपको माइंड में ये ध्यान रखना है, जो भी मैंने फीचर्स और इम्पोर्टेंस बताई है वो अच्छे से लर्न होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी तक जितनी फीचर बताई है, चाहे वो डायनेमिक है, कंटिन्यूस है, इंटेंजिबल है, परवेसिव है, गोल ओरिएंटेड है, मल्टी डायमेंशनल्स हैं, इनको अच्छे से ना एक बार अपनी फिंगर्स पे लर्न करना सीखो। और जो भी मैं इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ उनको भी अच्छे से फोकस करो। हाँ, मैं रिपीट करवा दूंगा, लेकिन अपने माइंड में रखो कि ये हमारे को अगर क्वेश्चन में पूछ लिया तो हमें पता होना चाहिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंस है और कौन सी यूज़ हो रही है यहाँ पे, वो अच्छे से पता होनी चाहिए। अदरवाइज़ हम अच्छे मतलब अच्छा से हम अपना पेपर कवर नहीं कर पाएंगे जब तक हमारे पास हमारी ट्रिक्स फिंगर्स पे नहीं होगी।
तो आपके पास ये 22 दिन या 21 दिन पड़े हैं, इनको अच्छे से यूटिलाइज़ करो बिना कोई और वर्क किए। अपना सारा वर्क छोड़ दो, क्योंकि आपके पास ये लास्ट पेपर पड़ा है, आप इसी के अंदर बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, और अब अच्छा टाइम है अपने पास, घर बैठे अपनों को वीडियोस मिल रही है, तो क्या दिक्कत है बताओ। और अगर आपको लग रहा है कि मेरी वीडियो में कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बताना बिल्कुल। हाँ, तो मस्ट शेयर्स कि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करूँ, तो कम से कम आप थोड़ी बहुत तो मेहनत आप भी कर सकते हो। देखो भाई, नेक्स्ट, मैनेजमेंट्स क्रिएट ए डायनेमिक ओनेशन। मतलब डायनेमिक ओनेशन क्रिएट कैसे करता है, एनवायरनमेंट बाय नेचर चेंजेस करता ही करता है, और मैनेजमेंट क्या करता है, उन चेंजेस को अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल की कोई मशीन में चेंज हुआ है, जैसे एग्जांपल ले हम लैपटॉप, कि आजकल बहुत सारे लैपटॉप वगैरह चल रहे हैं, लैपटॉप के साथ टैब चल रहा है, तो इसके मतलब टेक्नोलॉजी जैसे जैसे चेंज हो रही है, तो बिज़नेस को भी उसी अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ रहा है। जैसे पहले मैनुअल अकाउंट बनते थे, तो अब सारे के सारे क्या बनते हैं, डिजिटल अकाउंट बन रहे हैं, तो बहुत सारा चेंजेस हुआ है। अगर हम बात करें नेक्स्ट फीचर्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस की, तो ये क्या करता है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करता है। बिल्कुल, पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल गोल से है, इंडिविजुअल गोल्स से है, मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ के टारगेट को अचीव करता है मैनेजमेंट ही करेगा। मतलब सबके टारगेट अचीव करता है यार, एक के थोड़ी, सबके करता है। मैनेजमेंट हैविंग डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव भी अचीव करता है, और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव भी अचीव करता है। तो 3 ऑब्जेक्टिव तो वही आ गए, ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल और सोसाइटी। ठीक है, और एक डायनेमिक कोऑर्डिनेशन आ गया, और एक एफिशिएंसी इंप्रूव करता है। नेक्स्ट, नेचर्स की बात करें तो नेचर्स की हम पढ़ेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर के अंदर साइंस। साइंस क्या है, साइंस एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। ठीक है, बेस्ड ऑन लॉजिकल ऑब्जर्व फैक्ट इवेंट। लॉजिकल इवेंट फैक्ट पे बेस्ड होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, साइंस। इसी की फीचर्स के अंदर इसको, इसकी डेफिनेशन के अंदर इसके फीचर बन जाएंगे। देखो, सिस्टमेटिक बॉडी बन गया ना, मतलब एक सिस्टमेटिक बॉडी है जिसके अंदर सारे के सारे जो नॉलेज है वो एक सिस्टमेटिक वे के अंदर रहते हैं, और जो इनके प्रिंसिपल है वो एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड होते हैं। मतलब ऐसे ही प्रूव नहीं होते, वो टेस्ट होते हैं लेबोरेटरी में, उसके थ्रू वो कवर्ड होते हैं। ठीक है, इसीलिए मैनेजमेंट को इन एग्जैक्ट साइंस कहा जाता है। इन एग्जैक्ट साइंस क्यों कहते हैं, क्योंकि वो पूरा साइंस नहीं है, वो पूरा साइंस नहीं है, इसके जो फैक्ट हैं वो प्री डायरेक्ट डिसाइडेड होते हैं, मतलब थोड़े बहुत हम एज्यूम करते हैं, इसीलिए उसको पार्शियल साइंस कहा जाता है। ठीक है, और यूनिवर्सल वैलिडिटी मतलब इसके जो प्रिंसिपल हैं उनकी वैलिडिटी यूनिवर्सल होती है, कभी भी यूज़ कर सकते हो आप, और एक बार कहीं यू प्रूव हो गया तो हमेशा से ही प्रूव रहता है। तो कंक्लूजन ये निकलता है, ऑन कंपेयरिंग द फीचर ऑफ द साइंस मैनेजमेंट वी फाइंड द वन फीचर ऑफ द साइंस इज present in the management whereas the two are not present, so management cannot be considered pure exact science, we can call it inexact science। अगर दो फीचर हैं एक नहीं है तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट प्योर साइंस नहीं है, लेकिन इन एग्जैक्ट साइंस ज़रूर है। तो अब हम बात करते हैं साइंस के अंदर, अगर फीचर ऑफ साइंस विच आर आल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, तो ये हैं। अगर फीचर ऑफ साइंस विच आर नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, तो लॉजिकल और यूनिवर्सल पे होंगे। ठीक है, ये फीचर्स हैं, इनका कोई मतलब ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप ये ध्यान रखना मैनेजमेंट के फीचर कौन कौन से हैं। अब हम आर्ट की बात करें तो आर्ट एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो स्किल प्रैक्टिस पे बेस्ड है। मैनेजमेंट किस पे बेस्ड थी, कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे, वो बताती थी अगर कोई स्पेसिफिक सिचुएशन होगी तो क्या रिजल्ट होगा। ठीक है, और जो आर्ट है वो आपकी बताती है कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको क्या करना है, और ये आपकी प्रैक्टिस पे बेस्ड है। आप अपने आर्ट को प्रैक्टिस से ही सीख सकते हो। जैसे एग्जांपल कि कोई भी सिंगर है वो अपने सिंगिंग टैलेंट को, अपनी आर्ट, अपनी प्रैक्टिस को ही इम्प्रूव करवा सकता है, आर्ट को इम्प्रूव करवा सकता है, प्रैक्टिस से ही करवा सकता है। तो फीचर क्या है, सबसे पहला फीचर है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो सॉरी, मतलब आर्ट के अंदर नॉलेज सिस्टमेटिक फॉर्म में होता है, और पर्सनलाइज एप्लीकेशन, हर बंदे की अपनी अपनी एप्लीकेशंस होती है। जैसे हम हिमेश रेशमिया अपने तरीके से गाता है, अजीत सिंह अपने तरीके से गाता है, तो हर एक के अपने अपने बिहेवियर पे बेस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट हम अगर बात करें तो बेस्ड ऑन प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस पे बेस्ड है। देखो, प्रैक्टिस पे बेस्ड कैसे है, ये जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे हमारी जो आर्ट है उतनी ज़्यादा निखरेगी, उतनी ज़्यादा बढ़िया होगी। नेक्स्ट, ओवरऑल कंक्लूजन में आए तो हम कंक्लूजन में ये कह देते हैं कि मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फॉर द अदर्स। ये मैरी पार्कर फुलर्ट ने की है डेफिनेशन। ठीक है,
आ जाओ। तो मैनेजमेंट आर्ट और साइंस दोनों है, बिल्कुल हम दोनों की फीचर्स लेके हम कह सकते हैं मैनेजमेंट आर्ट और साइंस दोनों है, साइंस भी है और आर्ट भी है। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, सिस्टमेटिक नॉलेज पर्सनल एप्लीकेशन बेस्ड ऑन प्रैक्टिस, तो इनकी तरह हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। प्रोफेशन कैसे है, तो प्रोफेशन के लिए हमें प्रोफेशन की डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी। प्रोफेशन कैन बी डिफाइन एज द ऑक्यूपेशन बैक्ड बाय द स्पेशल नॉलेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि नॉलेज पे बेस्ड होता है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं प्रोफेशन। डिग्री होती है स्पेसिफिक डिग्री, उसी को हम क्या बोल सकते हैं प्रोफेशन, जिसमें नॉलेज वेल डिफाइन होता है, अच्छे से नॉलेज होता है। देखो डॉक्टर को, आज टीचर को एक स्पेसिफिक डिग्री मिलती है, तभी तो उनको प्रोफेशन बोला जाता है, प्रोफेशन में आते हैं। बिना डिग्री के वो नॉलेज प्रोवाइड नहीं कर सकते। एक वैल्यूबल नॉलेज एक वैल्यूबल डिग्री से ही प्रोवाइड होता है। नेक्स्ट हम बात करें तो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, मतलब हर कोई इसमें एंटर नहीं हो सकता, उसमें वो एंटर कर सकता है जिसमें डिग्री होती है। जैसे एग्जांपल एक MBBS डिग्री वाला बंदा ही प्रैक्टिस कर सकता है डॉक्टर में, और कोई नहीं कर सकता, ठीक है। और प्रोफेशनल्स एसोसिएशंस के अंदर उसको अपने रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। जैसे एक CA है, उसको अपने ICAI में रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एथिकल कोड्स, तो उनको अपने रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे अपने बात करें एडवोकेट की, तो एडवोकेट को एडवोकेट बार काउंसिल के रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव क्या कहता है, सर्विस मोटिव ये कहता है कि जो प्रोफेशनल पर्सन है उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सर्विस देना। वो प्रॉफिट के लिए वर्क नहीं करते, वो धक्के से हो जाता है वो अलग बात है, लेकिन उनका कोई टारगेट नहीं होता। लेवल्स की बात करें तो लेवल्स स्टूडेंट हमारे पास 3 लेवल होते हैं, टॉप, मिडल एंड सुपरवाइज़र। ऑपरेशनल, लोअर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस लेवल के अब नाम अच्छे से वर्क पढ़ लेना, क्योंकि इस लेवल के बहुत ज़्यादा नाम है, सुपरवाइजरी, ऑपरेशनल और लोअर। तो सुपरवाइजरी लेवल, ऑपरेशनल लेवल और लोअर लेवल, तीनों के नाम अच्छे से कवर कर लेना। आपको पता है टॉप लेवल ऊपर ऊपर होता है, मिडिल लेवल बीच में और सुपरवाइजर लेवल नीचे। टॉप लेवल के अंदर कौन कौन से आते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, CEO, CFO, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। मिडिल लेवल के अंदर आपके सारे डिपार्टमेंट के मैनेजर्स आ जाते हैं, परचेज, सेल, मार्केटिंग, एग्जीक्यूटिव, प्लांट, डिविजनल एंड डिपार्टमेंट। और सुपरवाइजर लेवल के अंदर आते हैं सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर, क्लर्क, सबटेंडेंट एंड एग्जीक्यूटिव। अब हम बात करते हैं इनके फीचर्स की, तो इनके फीचर्स फंक्शंस एंड उसके अंदर कौन कौन आता है वो अच्छे से करना है। तो इनके जो अंदर हमने पढ़े हैं डायग्राम के अंदर वो आगे, उसके बाद आपको एक अच्छी लाइन छोड़नी है, फिर आपको एक अच्छे से लिखना है इनके फंक्शंस कौन कौन से हैं। तो बता देता हूँ कि टॉप वाला क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। तो देखो टॉप वाले काम होता है पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करना, प्लान को फॉर्मुलेट करना, अच्छे से रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, ऑर्डर देना, उनके मिडल्स को, लोअर को कंट्रोल करना, ये सारे इनके काम हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें मिडल के क्या काम है, तो मिडल के अंदर मैनेजर आते हैं, उनके वर्क क्या है, मिडल का काम होता है लोअर को कंट्रोल करना, और जो अपने सुपीरियर्स हैं उनको अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना। दोनों के बीच में लिंक बनाने का काम भी कौन करता है, मिडल ही करता है, ठीक है। और बहुत सारे फंक्शंस हैं। अब हम बात करें सुपरवाइजरी लेवल की, तो सुपरवाइजरी लेवल का काम होता है मिडल लेवल से जो ऑर्डर आ रहे हैं उनको फॉलो करना, एम्प्लॉयज़ पर कंट्रोल करना, क्योंकि सुपरवाइजर के नीचे एम्प्लॉयज़ होते हैं, उन पर कंट्रोल करना, एम्प्लॉयज़ और मिडिल लेवल के बीच में लिंक बनाने का काम भी इनका ही होता है। अब आओ हम बात करते हैं, ये सारे फंक्शंस हैं, अच्छे से पढ़ने हैं आपको, ठीक है। और जो मेरे को इम्पोर्टेंट लग रहे हैं वो मैं हाँ ये देखो, ये इनको समराइज़ किया हुआ है कि टॉप लेवल के कौन कौन से फंक्शंस हैं, मिडिल के कौन कौन से फंक्शन हैं, और लोअर के कौन कौन से फंक्शन हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका, आपके पास बुक्स भी बड़ी है तो आप अच्छे से उसको अच्छे से लर्न भी कर सकते हो। लेकिन रट्टा नहीं मारना अपनों को, रट्टा बिल्कुल भी नहीं मारना, बिना रट्टे के अपना वर्क करना है। तो हमें पता ही है कौन कौन से फंक्शंस हैं, फिर भी आपको लगता है मैं और ज़्यादा लर्न करना चाहता हूँ तो अच्छे से कर सकते हो आप। फिर हम बात करते हैं फंक्शंस की, तो मैनेजमेंट के फंक्शन हमें पता है कितने होते हैं, 5 फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो देखो प्लानिंग का मतलब क्या होता है, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट यू वांट टू डू एंड हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज़ गोइंग टू डू। क्या करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो, कब करना चाहते हो और कौन करेगा। तो ये सारा जो
हम वर्क करना चाहते हैं उसको हम बोलते हैं प्लानिंग। ये सारी चीज़ें हम उसमें डिसाइड कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि आप अपने फंक्शंस को सिस्टमेटिक ढंग से ऑर्गेनाइज करो। जो भी रिसोर्सेज उसके अंदर चाहिए, उस रिसोर्स स्टाफिंग एक थर्ड स्टेप है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टाफ को सिलेक्ट करना। तो अपॉइंटिंग द स्टाफ इज़ नोन एज स्टाफिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, डायरेक्टिंग का स्टूडेंट्स मतलब होता है कि डायरेक्ट करना, अपने एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट करना, दैट इज़ डायरेक्टिंग। ठीक है। और डायरेक्टिंग मतलब डायरेक्शन देना भी, अच्छे से डायरेक्शन भी दे सकते हो आप। ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कंट्रोलिंग की। तो कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, प्लान परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच में कंपेयर करना। देखो प्लान का मतलब जो स्टैंडर्ड होते हैं, जैसे मान लो किसी एम्प्लॉयज़ को 10 यूनिट बनाने के लिए कहा, लेकिन उसने एक्चुअल में बनाई कितनी, 8। ठीक है। तो ये हो गया स्टैंडर्ड और ये हो गया एक्चुअल, दोनों के बीच में कंपेयर करना। जो डाइविएशन है दो, वो रिमूव करना, ताकि नेक्स्ट टाइम बनाए तो वो अब 10 ही बनाए, 8 ना बनाए। ठीक है। ये होता है कंट्रोलिंग। तो ये 5 फंक्शन हमने पढ़े हैं, कौन कौन से, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये मैनेजमेंट का पार्ट है जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में POSDC के नाम से कॉल किया था। एंड अब हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन, लास्ट टॉपिक है ये। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन ये 5 फंक्शन के अलावा मैनेजमेंट का ये इम्पोर्टेंट फंक्शन है। इसको कोऑर्डिनेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सारे फंक्शन के बीच में, ये हमारे 5 फंक्शन हैं, इनके बीच में क्या करता है, लिंक बनाने का काम करता है। तो कोऑर्डिनेशन को एसेंस भी कहा गया मैनेजमेंट की, मतलब इसके बिना मैनेजमेंट कुछ भी नहीं है। जैसे लाइफ विदाउट वाटर इज़ लाइक ए कोड मैनेजमेंट विदाउट कोऑर्डिनेशन। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन एक एसेंस कैसे है। तो कोऑर्डिनेशन हर एक फंक्शन की तरह ज़रूरी है, मतलब ये परवैसे फंक्शन का ही काम करता है। फिर हम बात करते हैं सारे के सारे लेवल्स पे बहुत ज़रूरी है, चाहे वो टॉप है, मिडिल है, लोअर है, सारे फंक्शन पर ये वर्क परफॉर्म करता है। क्योंकि देखो टॉप वाला कोऑर्डिनेशन नहीं बनाएगा मिडिल वाले के साथ तो दिक्कत आएगी, और मिडिल वाला लोअर के साथ नहीं बनाएगा तो दिक्कत आ सकती है। तो ये सब में ज़रूरी है। कोऑर्डिनेशन इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऐसे है क्योंकि इसके बिना सारे सारे फंक्शन क्या हैं, अधूरे हैं, पूरे नहीं हो पाएंगे। ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेचर्स की। तो कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन क्या करता है, ग्रुप एफर्ट को इंटीग्रेट करता है, उनको आपस में जोड़ता है। मतलब वो सबके एफर्ट्स को एक साथ यूनिटी में वर्क कन्वर्ट करता है। और यूनिटी ही नेक्स्ट टॉपिक आ गया आपका, एंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स की। यूनिटी ऑफ एफर्ट्स कैसे कंप्लीट हो रहे हैं, ये HRM डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। देखो HRM का मतलब क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, और इसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट आते हैं। ये बेसिकली एम्प्लॉयज़ को कवर करता है, इसीलिए इसको। और अगर हम बात करें तो ये स्टाफिंग का ही बड़ा फॉर्म है, बड़ी फॉर्म है। कंटिन्यूस प्रोसेस है, मतलब चलती रहती, कभी भी रुकती नहीं है, जो हमने पहले पढ़ा था। कोऑर्डिनेशन परवैसे फंक्शन है, आ गया। परवैसे मतलब सब जगह एप्लीकेबल होता है, चाहे वो लार्ज है, स्मॉल है, नॉन बिजनेस है, नॉन फंक्शनल्स हैं। तो ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करें। ये डेलिब्रेट फंक्शन है। डेलिब्रेट फंक्शन का मतलब क्या होगा कि उसको उसके अंदर ये हमेशा क्या करेगा, एक ऑर्गेनाइजेशन को दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट करने का काम करेगा। मतलब एक कहने का मतलब बिना कोऑर्डिनेशन के ये वर्क परफॉर्म हो ही नहीं पाएगा। ठीक है। और किसी के अंदर अगर मान लो कि कोई दूसरी फीलिंग्स है, जैसे एग्जांपल की लड़ाई वाली फीलिंग है, उनको कंफ्यूजन को दूर करने का काम करता है, अवॉइड कंफ्यूजन्स। ठीक है। तो डेलिब्रेट का मतलब होगा कि एक दूसरे के अंदर एक अच्छा रिलेशन क्रिएट करना ताकि वो अच्छे से हो सके। फीचर्स की अगर हम बात करें तो ये फीचर्स हमने पढ़ ली थी। इम्पोर्टेंस की बात करें तो जो हमारी कोऑर्डिनेशन है वो 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, लास्ट ईयर पूछा हुआ है कि इम्पोर्टेंस की बात करें तो 3 इम्पोर्टेंस है आपकी, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल डिफरेंशिएशन एंड स्पेशलाइजेशन। देखो जो कोऑर्डिनेशन होता है वो ऑर्गेनाइजेशन की साइज़ पे डिपेंड करता है कि जितना बड़ा साइज़ होगा कोऑर्डिनेशन भी उतना बड़ा, मतलब उतना ज़्यादा लगेगा, और जितना कम होगा उतना कम कोऑर्डिनेशन। ठीक है। एंड फंक्शनल डिफरेंशिएशन की बात करें तो देखो फंक्शन के बेस पर ही उनके फंक्शन के, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट के बेस पर ही उनको क्या दिया जाना चाहिए, मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग फंक्शंस होते हैं, जैसे परचेज फंक्शंस, सेल्स फंक्शन, मार्केटिंग फंक्शन, अलग अलग फंक्शन होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन को भी अलग अलग फंक्शन इसलिए बनाने चाहिए ताकि उनका वर्क अच्छे से परफॉर्म हो सके। ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका आता है
स्पेशलाइजेशन मतलब हर एक स्पेसिफिक पर्सन को स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना स्पेसिफिक डिग्री के बेस पे, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं स्पेशलाइजेशन का प्रिंसिपल, ठीक है। अब आती है बात कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन के बीच में डिफरेंस की, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो कोऑर्डिनेशन के बीच में डिफरेंस क्या है, तो देखो ये एक्टिविटीज़ को क्या करता है, टुगेदर करता है, और ये एफर्ट्स को टुगेदर करता है। ये डेलिब्रेट फंक्शन है और ये वॉलेंट्री एफर्ट्स हैं। डेलिब्रेट मतलब कंसाइजनेस, मतलब सारों के एफर्ट्स मिलाता है, और ये एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स को मिलाता है, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन इंटरडिपेंडेंट फंक्शन और ये डिपेंडेंट फंक्शन है। डिपेंडेंट कैसे है, कोऑपरेशन के अंदर हम एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, और कोऑर्डिनेशन के अंदर एक बंदा डिपेंड होता है दूसरे पे, लेकिन उसके अंदर डिपेंडेंट कम होते हैं। देखो कोऑर्डिनेशन इज अचीव थ्रू बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, लेकिन कोऑपरेशन इनफॉर्मल में ही होता है, फॉर्मल में नहीं होता। तो इट इंक्लूड्स कोऑपरेशन हैंस ए वाइडर स्कोप। तो कोऑर्डिनेशन वाइडर स्कोप है, इसका नैरो स्कोप है। कोऑर्डिनेशन एक असेंस है मैनेजमेंट की, कोऑपरेशन तो वॉलंटरी है, हो भी सकता है उन्होंने, मतलब ये पॉसिबल है ही, मतलब करो तो मर्जी है, ना करो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तो बहुत ही असेंशियल है, इसके बिना गाड़ी नहीं चली। तो कोऑर्डिनेशन तो असेंस है, एक तो एक टायर की तरह है कि बीच में जो व्हील होता है वो क्या करता है, सारे ताड़ियों को आपस में जोड़ता है, ठीक है। तो कैसी लगी आपको वीडियो, पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। होप कि आपको वीडियो पसंद आई है। और अपने इस वीक के लास्ट में आपको एक टेस्ट सीरीज़ अपॉइंट करेंगे जिसके अंदर सबका टेस्ट होगा, ठीक है, और वो ऑनलाइन टेस्ट ही चलेगा आपका। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।